सुप्रभातम, वंदन गुटेनता, कैलिमेरा और शुभ बखैर। आज हम संविधान सभा की चर्चा में डॉक्टर पुरुषोत्तम दास टंडन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई सारी बातों को कहने के बाद, खास करके वर्किंग पीपल के बदले पीपल को ही तरजीह देने के अपने तर्क को आगे बढ़ाने के बाद और यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन को फिलहाल के लिए छोड़ देने के अपने तर्क के बाद वो आगे उन दिनों की बहुत ही कठोर और कठोर राजनीति की बातें करते हैं कि किस तरह से अंग्रेज जो है संविधान सभा या जो उसमें ही किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे देश को बांटने की कोशिशें कर चुके थे। ये कुछ की बात है कि संविधान सभा में इतने बड़े होते हुए भी हमारी वो संविधान सभा जो कि आज़ादी से पहले ही बन गई थी, इस देश के बंटवारे को नहीं रोका। कोशिशें जरूर की थी लोगों ने। उसी कोशिश में से एक ये कोशिश टंडन साहब की है, जो बड़े विस्तार से बातें कहते हैं। टंडन साहब इतनी सारी बातों के बाद कहते हैं कि ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फंडा आपने बना दिया है, ये समाज का हर वर्ग जो है अपने लिए अलग नुमाइंदा खोजेगा, वो एक बहुत गलत बात है। इससे तो हमारा देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। हमारा देश तो कई वर्गों में विभाजित है। अगर सबको आपने अलग अलग अपना नुमाइंदा चुनने का ये दे दिया अधिकार, तब तो देश कई हिस्सों में बंट जाएगा। और इसके बाद वो एक बड़ा मौजूद सवाल करते हैं। वे कहते हैं कि क्या आप अपने देश के लिए 200 साल पहले वो अंग्रेजों से और अमेरिकनों से ये सवाल करते हैं कि क्या आप अपने देश के लिए इस तरह के सेपरेट इलेक्टोरेट या अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र या अलग अलग चुनाव करने की अनुमति को देते 200 साल पहले? और अगर आपने दे दिया होता तो क्या आज आपका देश वैसा बन गया होता जैसा अभी बना हुआ है? अमेरिका में पूरे यूरोप से लोग जाके बसे हुए हैं। वहाँ अंग्रेज हैं बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ इटली के लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ लातिन अमेरिका के बहुत लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में, वहाँ पर फ्रांस के लोग हैं बहुत बड़ी संख्या में। तो क्या अगर हर समूह को अपना संविधान बनाने की छूट या फिर अपना एमएलए एमपी बनाने की छूट दे देते, तो क्या वो देश आज एक रह पाते? या जिस रूप में अभी है रह पाते? उसी तरह से इंग्लैंड के तो ऐसे भी 3-4 हिस्से उस समय भी थे। स्कॉटलैंड अलग था, आयरलैंड अलग था, इंग्लैंड अलग था, वेल्स अलग था। ये 4 बड़े हिस्से तो छोड़ दीजिए। इंग्लैंड के अंदर, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो अलग अलग आबादियाँ थीं, उन सबको अगर अपना नुमाइंदा अलग से चुनने की आज़ादी दे दी जाती कि स्कॉट लोग, पूरे देश के स्कॉट लोग जो है अपना अलग से प्रतिनिधि चुनेंगे, तो क्या वो देश एक रह पाता? ये अलग बात है कि स्थानीय स्वायत्तता या आज़ादी दे रखी है अमेरिकी संविधान ने या यूनाइटेड किंगडम के संविधान ने अपने अलग अलग घटकों को या अपने अलग अलग राज्यों को। जैसे स्कॉटलैंड की एक अपनी पार्लियामेंट है, मगर वो यकीनन इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर है, उसके बराबर नहीं है। उसी तरह से अमेरिका के अधिकतर राज्य 2 या 3 मुद्दों को छोड़ करके, जैसे अपना सिक्का नहीं चला सकते हैं, अपनी सेना नहीं रख सकते हैं, या एक आध और कुछ चीज़ है उसको छोड़ करके बाकी सभी मामले में स्वतंत्र। तो वो सब ठीक है, मगर यदि वहाँ पर ये छूट दे दी जाती कि इटली के लोग अपना, जितने लोग हैं पूरे अमेरिका में फैले हुए,
वो सब अपना अलग नुमाइंदा चुनेंगे, अपने अलग सीनेटर और अपने अलग कांग्रेसमैन चुनेंगे, तो क्यों? ये मैंने व्याख्या के तौर पर बताया। टंडन साहब के पास इतना समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कहा था, उन्होंने सिर्फ ये कह के छोड़ दिया कि क्या अगर आपने वो छूट दी होती अपने यहाँ लोगों को, तो आज आपका देश वैसा बन पाता जैसा बन गया है, अगर आपने 200 साल पहले वो छूट दे दी होती। उसके बाद उस समय की जो राजनीति थी उसके हिसाब से, जैसा कि एक रेफरेंडम जैसा भी हुआ था 1946 में या उसके कुछ पहले, जिसमें पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ने भारत से अलग रहने की अपनी इच्छा प्रकट की थी। उसी तरह से बंगाल ने भी भारत से अलग रहने की अपनी इच्छा प्रकट की थी, या भारतीय संघ में न रहने की इच्छा प्रकट की थी। मगर असम, पूरब में असम और पश्चिमोत्तर में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इन दोनों ने अपनी इच्छा प्रकट की थी कि हम भारत के साथ रहें। अब वहाँ समस्या ये हो गई कि इन्होंने ग्रुप बना दिए थे, ए बी सी। ए ग्रुप तो मेनलैंड भारत का था, मुख्य भारत का था। बी उन्होंने पश्चिम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को लेके बना दिया, और इधर बंगाल का एक अलग ग्रुप बना दिया और उसमें असम को डाल दिया। इसके बाद शुरू में इन्होंने ये कहा कि मगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी और असम को भी ये छूट होगी कि वो किस ग्रुप को ज्वाइन करें, और ज्वाइन करने के बाद वो जब चाहे तब उस ग्रुप को छोड़ भी सकते हैं। और एक बात और कही थी उन्होंने कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लिए जो संविधान बनेगा उसे पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के जो लोग हैं उनके साथ मिल करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लोग संविधान बनाएंगे, यानी वो अपना अलग संविधान बनाएंगे। उसी तरह से असम को बंगाल के ग्रुप के साथ मिलना होगा और वो अपना संविधान बनाएंगे। मगर फिर बाद में कैबिनेट मिशन के नोट में एक बदलाव किया गया, जिसमें ये कहा गया कि उस ग्रुप को वो ऑप्ट तो कर सकते हैं, चुन तो सकते हैं, मगर उस ग्रुप से बाहर नहीं जा सकते। अब समस्या ये हो गई कि अगर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध वाले समूह को चुन ले और फिर उससे बाहर ना निकल सके, तब तो इसका मतलब उसी तरह से उधर असम का हो गया मामला कि अगर असम बंगाल वाले ग्रुप को चुन ले और फिर बाद में उससे निकल ही ना सके, संविधान बनने के बाद भी या पहले, तब तो फिर अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद भी इन दोनों प्रांतों को उन लोगों के साथ मिलना पड़ जाता जो भारत के टुकड़े करना चाहते थे, देश का विभाजन चाहते थे। और पुरुषोत्तम दास टंडन कहते हैं कि ऐसा करना सही नहीं होगा, और अगर इसको रोकने के लिए हमें सिविल वार करनी पड़े तो सिविल वार भी कर सकते हैं, मगर इनको अलग नहीं होने देंगे। ये दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि इतिहास हमें बताता है। एक तरह से सिविल वार हुए भी, उस तरह का सिविल वार नहीं हुआ कि पश्चिमोत्तर की सेना जो है वो मुख्य भूमि की सेना के साथ लड़ने आ गई, जैसा अमेरिका में हुआ था। मगर पूरे देश में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, वो एक तरह से सिविल वार से कम नहीं था, गृह युद्ध से कम नहीं था। और उसके बाद भी देश का बंटवारा हो ही गया। उधर सिंध और बलूचिस्तान के साथ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस को भी अलग कर दिया गया, और इधर बंगाल के साथ का विभाजन करके और पंजाब का विभाजन करके आधा पंजाब पाकिस्तान को या आधा से ज़्यादा और बाकी बचा हुआ हिंदुस्तान को, और उसी तरह से बंगाल का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया गया और बचा हुआ हिस्सा हिंदुस्तान को दिया गया।
ये सारी चीज़ें संविधान सभा के बनने के बाद हुई और ये बहुत ही दुखद घटना थी भारतीय महाद्वीप के इतिहास में, और हम आज भी उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। और ये बड़े अफसोस की बात है कि आज कुछ लोग एक बार फिर से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच वही मतभेद, वही नफरत को पैदा करना चाहते हैं, उसी बैर भाव को पैदा करना चाह रहे हैं, और शायद कुछ हद तक सफल भी हो गए। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए ताकि हमारा जो बचा खुचा अपना देश है वो बचा रहे। इसी के साथ मैं आज की इस चर्चा को, टंडन साहब की इस चर्चा को रोकता हूँ। दरअसल अब संविधान सभा की असली डिबेट शुरू हुई है, तो इस तरह की राजनीतिक चर्चाएं खूब होंगी और हमें पता चलेगा कि उस समय के लोग क्या सोचते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, टंडन साहब की चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, देखेंगे कि वो वास्तविक राजनीति के बारे में वो हमें और क्या बताते हैं। काफ़ी सधे हुए राजनीतिज्ञ थे और साफ साफ अपनी बातें कहते थे, भारी भरकम और जटिल शब्दों के ओट में छिपते नहीं थे और नहीं वैसी बातें कहते थे कि जिससे दोनों तरफ के लोग खुश हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि अगर इसको रोकने के सिलसिले में हमें सिविल वार करना पड़े तो सिविल वार को भी हो जाने दें। दुख सिर्फ यही है कि एक तरह का सिविल वार हुआ भी, मगर फिर भी हमारे उस समय के नेता लोग देश को एक न रख पाए और इसमें किसी एक का दोष नहीं था। दरअसल 150 साल में अंग्रेजों ने इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच नफरत के जो बीज बोए थे वो इस कदर बढ़ गया था, वो इतने बड़े दरख्त में बढ़ गया था कि उसको आखिरकार टूटना ही था और उसके जहर को फैलना ही था। तो बंटवारा दरअसल अंग्रेज़ों की बहुत पुरानी सोची समझी साजिश का एक नतीजा था, ये एक दिन में नहीं हुआ था। इसी के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आपको अगर संविधान पर हमारी चर्चाएं अच्छी लगती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।